हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ये बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। कैसे इसको लिखते हैं बोर्ड के पेपर में वो तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, माय नेम इज़ नवीन अरोरा। बेटा अपन ये पढ़ चुके हैं, पहले 2-3 कंसेप्ट में सिखाता हूँ, फिर कैसे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पेपर में लिख करके आएंगे वो अपने को आना चाहिए। पहली बात, अगर हम बात करें वेक्टर की, तो अगर आप बोलते हो वेक्टर मतलब है मैग्नीट्यूड और साथ में है डायरेक्शन, तो बेटा डायरेक्शन बताने के लिए पहले मैं वेक्टर का एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर मैं कूलम्स लॉ पे आता हूँ। तो डायरेक्शन बताने के लिए हमको एक यूनिट वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम आर कैप से लिखते हैं, मतलब वेक्टर के ऊपर टोपी लगा दी अपन ने, तो वो गया यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो अगर हम 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, फ़र्क उसके वैल्यू में कुछ नहीं पड़ता, दूसरे की वैल्यू में। किसी भी दूसरी क्वांटिटी में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम 1 लगा देते हैं उसके साथ, यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा पहले वाली वैल्यू में, इसलिए यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू होती है 1। बेटा इसको ऐसा भी लिखते हैं, अगर मान लो ये एक वेक्टर आर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर से भी हम लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। एक कंसेप्ट में ये समझ में आ गया कि जब भी हमें यूनिट वेक्टर लिखना होता है तो किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। जैसे लिखता हूँ फोर्स 10 आई कैप है, यूनिट न्यूटन मान लो, तो इसमें ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। अगर मैं इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर हमको यहाँ पर मिल जाता है यूनिट वेक्टर। एक बात तो ये हमें समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये थर्ड साइड जो होती है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होती है। एक हो गया वेक्टर ए, एक हो गया वेक्टर बी। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से ही बोलते हैं कि वो दो साइड जो एक ही डायरेक्शन में घूम रही होती हैं उन दोनों का सम उस थर्ड के बराबर होता है जो कि इन दोनों से अपोजिट होती है। तो देखो ये भाग रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भाग रही है क्लॉकवाइज, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। तो ऐसा ही बोल सकते हैं, इसका नाम अगर अपन दे दे जेड, इसका नाम दे दे एक्स, इसका नाम दे दे वाई, तो ऐसा बोल सकते हैं जेड वेक्टर की वैल्यू है एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर के बराबर, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे और बढ़े यहीं से। अगर मान लो यहां पर मैं एक पॉइंट लिखता हूं 1, ये पहले मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं वेक्टर के, फिर इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा मैं कूलम्स लॉ में। यहां पर एक वेक्टर लिखा मैंने 2 और यहां पर एक कोई पॉइंट है मान लो O, तो कोई वेक्टर जो 1 से लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, लीडिंग फ्रॉम 1 to 2 है, इसको बोलते, अगर इस दिशा में जा रहा है 1 से स्टार्ट हुआ 2 की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते लीडिंग फ्रॉम 1 to 2। इसको हम लिखते हैं R21 से, ये होता है R21। मान लो अब 21 क्या, मान लो ये एक ओरिजिन था, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहां से ये R1 है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहां से ये R2 है। तो एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 है, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 है। ऐसा वेक्टर जो 1 से 2 की ओर जा रहा है उसको हम लिखते हैं लीडिंग फ्रॉम 1 to 2 को R21। अच्छा, अगर ऐसा होता, ये ओरिजिन है, पहले मैं पूरा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, फिर अपन आते हैं कूलम्स लॉ में कैसे उसको लिखना है। बोर्ड में आपको भी लिखना पड़ता है, बट पहले आप कंसेप्ट समझ ले पूरे। ये O है, ये पॉइंट 1 था, तो ये R1 था, ये पॉइंट 2 था, तो ये R2 था।
पोजीशन वेक्टर मतलब होता है ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस, ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस। कोई वेक्टर 2 से 1 की ओर जा रहा हो तो इसको हम बोलते हैं लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, लीडिंग फ्रॉम 2 to 1। तो बेटा इसको हम लिखते हैं R12 से, R12 से। एक कंसेप्ट तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर का। अच्छा, अगर यहीं पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहां पर अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर लगाएं तो देखो, जब वेक्टर यहां से यहां जा रहा है, ये वेक्टर ऐसा था 1 की तरफ, ये था 2 की तरफ, और ये है R21 मतलब लीडिंग फ्रॉम 1 to 2। तो देखो ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर का सम R2 के बराबर होना चाहिए, थर्ड साइड के बराबर, जो इनके अपोजिट हो। तो ये दोनों घूम रहे हैं क्लॉकवाइज दिशा में, ये यहां पर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ऐसा जा रहा है, ये इनके अपोजिट है। तो इन दोनों का सम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से ये बोल सकते हैं कि R1 प्लस R21 की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं बेटा R2। तो अगर मैं लिखूं R21 की वैल्यू तो मैं बोल सकता हूं R2 माइनस ऑफ R1। ये भी समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। तो R21 को ये लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम लिखें R12 को, R12 की वैल्यू, तो ऐसा बोल सकते हो कि R1 नहीं, अब यहां पर R1 नहीं बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे देखो ये दोनों एक ही दिशा में, ये ऐसा और ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर। तो यहां पर हो जाएगा R2 प्लस R12 इट इज इक्वल टू R1। तो यहां पर R12 की जो वैल्यू है इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो ये सारे कंसेप्ट अभी मैं यूज करूंगा कूलम्स लॉ में। वेक्टर फॉर्म जब मैं लिखूंगा तो अपने को ये सब मालूम होना चाहिए। एक बार आप ये वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूं इसके कूलम्स लॉ। अच्छा, अब देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जो कूलम्स लॉ है ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। बड़े बड़े कंटिन्यूअस चार्जेस के लिए हमको गॉस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। अभी मैं बोल रहा हूं ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। और कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, याद हो अगर तो KQ1, यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं। मान लो 2 चार्ज रखे हैं कहीं पर। अच्छा, इसको मिटा देते हैं यहां से, इसको वीडियो पॉज करके तुम नोट कर लो, इसको मिटा देता हूं फिर मैं आगे लिखता हूं, है ना। ये मिटा रहा हूं मैं। अब अगर हम आगे देखें ध्यान से तो कूलम्स लॉ को मैं लिख रहा हूं, ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज मतलब अगर 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मतलब 2 चार्ज जिस बॉडी पर रखे हैं, तो जो बॉडी का साइज है इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। 2 बॉडी के ऊपर चार्ज है, उनका साइज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, बॉडी का साइज। तो हम बोल सकते हैं दोनों चार्ज कैसे रहे होंगे, पॉइंट चार्ज। अब देखो कैसे इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो मान लो ये O है ओरिजिन, और एक चार्ज यहां रखा हुआ है, Q1 यहां रखा है, और इसका पोजीशन वेक्टर है R1। एक चार्ज Q2 यहां रखा है, मान लो दोनों प्लस प्लस हैं, अभी प्लस प्लस मान के चल रहे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। और ये इनके बीच का डिस्टेंस R, वो R12 R21 जो भी होगा अपन उसके अकॉर्डिंग कौन किस पे फोर्स लगा रहा है वो अपन लिखेंगे। ये ओरिजिन डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो अगर हमसे बोला जाए कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसको हम लिखते हैं F ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर पूछा जाए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो बेटा इसको लिखते हैं F12। अब यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखो, ठीक है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखते हैं बिना डायरेक्शन के। तो डायरेक्ट होता है कूलम्स लॉ, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू SI में 9 × 10⁹ होती है, CGS में 1। तो K इंटू Q1 इंटू Q2 या 1/4πε0 भी बोल सकते हो SI में। ये होता है फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, यहां पर इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया 1 और इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं 2। अब बोला वेक्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो वेक्टर लगा दिया, वेक्टर लगा तो डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 पर 1 के कारण जो फोर्स लगेगा
दोनों प्लस प्लस चार्ज अगर हैं तो 1 वाला व्यक्ति जिस पे हमें निकालना हो ना कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो आप इसको फ्री छोड़ दो और जिसके कारण निकालना है उसको फिक्स कर दो। तो हमें Q1 के कारण निकालना है Q2 पर, तो उसको फिक्स कर दो और Q2 को फ्री छोड़ दो। अगर दोनों प्लस प्लस है तो Q2 आगे की ओर भागेगा, ऐसा भागेगा। तो ये जो फोर्स लगेगा ये वाला, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो डायरेक्शन है लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, और बेटा अगर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2 है तो उसको हम लिखते हैं R21। तो यहां पर डायरेक्शन साथ साथ लिख देंगे यूनिट वेक्टर से R21। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर 2 1 है तो यहां भी 2 1 लिख दो। इसको ऐसा भी लिख सकते हो तुम चाहो तो F on 2 ड्यू टू 1 इट इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस 1 2 लिखो 2 1 लिखो, फर्क कुछ नहीं पड़ता क्योंकि 2 1 यहाँ पर आया इसलिए 2 1 लिख दिया सब जगह। डिस्टेंस 1 और 2 के बीच का है। और इसको लिख सकते हैं अपॉन R21 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। ये सिखाया था किसी भी यूनिट वेक्टर की वैल्यू अगर अपने को लिखनी हो तो यूनिट वेक्टर मतलब अगर हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलता है यूनिट वेक्टर। तो F वेक्टर ये हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 का क्यूब, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और R21 इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं, और चाहो तो आप R21 के बदले ये लिख दो, R21 के बदले वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और मैग्नीट्यूड के लिखोगे तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल के इसकी वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप जो भी फॉर्म हो वो हम लिख सकते हैं, बट इसको इस फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं कभी अगर जरूरत पड़े तो। बट अपने को बोर्ड के पेपर में इतना ही लिखना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अच्छा, ऐसे ही अगर हमसे बोला जाए कि बताओ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, यहाँ पर अभी जो Q1 इंटू Q2 है ना, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो Q1 Q2 की वैल्यू लेस देन 0 होती है। आंसर तब भी सेम आते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता, बट मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी लिखा हो कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो Q1 Q2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव रहे होंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो उसको बोलते हैं Q1 Q2 लेस देन 0। अब चाहिए मेरे को F ऑन 1 ड्यू टू 2, तो वही K Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, तो मैग्नीट्यूड है 2 1 1 2 कुछ भी लिखो। अब 1 पर हमें फोर्स निकालना है 2 के कारण, तो आप 2 को चिपका दो, 1 को फ्री कर दो, तो 1 पर फोर्स इस तरफ लगेगा, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो डायरेक्शन इसका कैसा है, इस पर इस तरफ है, मतलब 2 से 1, लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, तो इसको आप लिखोगे यहाँ पर R12। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इट इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। तो ये भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पर कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इट इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R, और ये हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन R12 का Q। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नीचे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है एक, और एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है। मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, अगर आप पेपर में लिखोगे तो कोई गलती नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट अपने को आना चाहिए। ठीक है, ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसके आगे की कहानी और देखो, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस चीज को F12 को K, देखा ध्यान से, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और R12 को मैं माइनस ऑफ R21 में लिख सकता हूं। क्यों, समझना, R12 की अगर हम बात करें तो जो डायरेक्शन 2 से 1 का है उसका उल्टा डायरेक्शन 1 से 2 का है। तो जो डायरेक्शन 2 से 1 का है उसका उल्टा डायरेक्शन 1 से 2 का है, यानी 1 से 2 का जो डायरेक्शन है उसका उल्टा अगर हम कर दें, नेगेटिव मतलब उल्टा कर दें, 1 से 2 का जो डायरेक्शन है, 1 से 2 का जो डायरेक्शन है, अगर हम उसका नेगेटिव कर दें तो हमें 2 से 1 का डायरेक्शन मिल सकता है। तो इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इस वाली चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, या फिर इसको आगे ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ये मैंने इसको लिखा आगे, तो F12 इट इज इक्वल टू माइनस साइन यहाँ पर K Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर,
और R21 ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस साइन बाहर लेकर के। और ये पूरी चीज़ अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा ये थी। तो आप ये भी बोल सकते हो कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो कभी ऐसा बोले फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इन दोनों का सम कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 0। कि एक दूसरे पे जितना फोर्स लगा रहा है दूसरा भी पहले पे उतना फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स 0 है। या कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं पेपर में कि बताओ F12 अपॉन F21 का रेशियो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा -1:1। अगर -1:1 नहीं हो तो अपने को 1:1 पे टिक करना पड़ता है। बट अगर कभी हो -1:1 और +1:1, तो बेटा अगर यहाँ पर वेक्टर साइन लगा हुआ है तो आपको -1:1 को प्रेफर करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन नहीं हो तो 1:1 को ही। हाँ, अगर ऐसी बात हो कि F12 का मैग्नीट्यूड अपॉन F21 का मैग्नीट्यूड, तो इसको कभी भी माइनस में नहीं करेंगे, इसका आंसर तो 1:1 ही रहेगा। तो ध्यान रखना है अपने को कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स ने हमको क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। और ये पूरा आपका 11th के साथ साथ 12th का जो कंसेप्ट है वेक्टर का, वो करते हुए मैंने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तुमको सिखा दिया। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। बेटा वीडियो पॉज करो और उसको लिख लो, है ना? ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में तुमको मैं सिखाता हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड और उसकी लाइंस ऑफ फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो सिखाता हूँ। उसके बाद कैसे क्वेश्चन आते हैं फिर अपन पढ़ेंगे, धीरे धीरे अपन चैप्टर आगे कंटिन्यू कर चलेंगे। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।